एनसीएफ 2005 भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। एनसीएफ 2005 के बारे में अपन ने पहले भाग में बहुत कुछ पढ़ लिया था। इस पहले भाग से संबंधित कुछ चीज़ों का पुनः अपन रिवीजन कर लेते हैं। एक समिति थी यशपाल शर्मा समिति। यह यशपाल समिति थी। प्रोफेसर यशपाल समिति, उसमें कुल कितने सदस्य थे? 38 सदस्य थे। ये एक नया पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इस पूरे एनसीएफ में अपन ने 5 मार्गदर्शी सिद्धांतों के बारे में पढ़ लिया था। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत कौन कौन से थे? तो ये 5 मार्गदर्शी सिद्धांत है, वह आवश्यक रूप से आपको याद रखने हैं। 5 मार्गदर्शी सिद्धांत के बारे में पूरी व्याख्या कर ली थी, लेकिन इसके साथ ही एनसीएफ 2005 में कुछ सहायक सुझाव भी दिए गए थे। इन सहायक सुझावों को भी शिक्षा जो नीति थी उसमें सम्मिलित करने का प्रावधान रखा गया था। ये सहायक सुझाव क्या थे, आज अपन उसकी चर्चा करेंगे। एनसीएफ 2005 में जो प्रश्न पूछे जाएंगे, हो सकता है आपको इन्हीं बिंदुओं से मिल जाए परीक्षा में। तो एक एक स्टार्ट करेंगे। जब अध्यापक है वह कक्षा में जाए और बालकों को पढ़ाए तो अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का उपयोग करें। अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का उपयोग, अगर अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों का उपयोग किया जाएगा तो शिक्षण है वह बहुत आसान हो जाएगा। और शिक्षण सूत्रों का उपयोग करने के साथ साथ आपको शिक्षण विद्या भी उन्नत किस्म की उपयोग में लेनी है। इससे क्या होगा? शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बात की गई थी बाल केंद्रित शिक्षा की, इसलिए अधिक से अधिक शिक्षण सूत्रों के उपयोग की इसमें वकालत की गई थी। दूसरे पॉइंट की बात करें तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। सूचना को ज्ञान मानना सही नहीं है, तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए। अब इसका अर्थ क्या होता है, संक्षिप्त में समझ लेते हैं। सूचना और ज्ञान में क्या अंतर है? तो आपके पास कोई वक्तव्य है, जब तक उसके कोई तथ्य नहीं है आपके पास तब तक वह सूचना है। लेकिन सूचना का तथ्यों के साथ अध्ययन किया जाए और विश्लेषण किया जाए तो यही सूचना है, वह तथ्यों के साथ ज्ञान बन जाती है। तो बालक को ज्ञान प्रदान किया जाए, न कि सूचना को ही ज्ञान माना जाए। तो सूचना को ज्ञान मानने से बचा जाए, ये इसका दूसरा ऑब्जेक्ट था। तीसरा है विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें। आपने बहुत सारा पाठ्यक्रम बना दिया, तो विशाल पाठ्यक्रम एवं मोटी किताबें, आपने बहुत बड़ा सिलेबस बना दिया और उस सिलेबस में आपने अवांछित पाठ्यक्रम भी, अवांछित टॉपिक्स भी डाल दिए। तो कहीं न कहीं यह विशाल पाठ्यक्रम और मोटी किताबें है, वह शिक्षा नीति की असफलता का प्रतीक है। शिक्षा नीति की सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने बहुत सारा पाठ्यक्रम बना दिया। तो यहाँ पे कहा गया कि पाठ्यक्रम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मोटी किताबें नहीं होनी चाहिए, जीवन उपयोगी पाठ्यक्रम की वकालत इसमें की थी। अब अगली बात करें अपन, नेक्स्ट पॉइंट अगला है, वह है नैतिक मूल्यों की स्थापना। नैतिक मूल्यों की स्थापना उपदेश देकर ना की जाए। नैतिक मूल्यों की स्थापना उपदेश देकर ना की जाए, बल्कि उन्हें उपदेशों द्वारा आप नैतिक मूल्य कभी स्थापित नहीं कर सकते। तो उपदेश देकर नैतिक मूल्यों की स्थापना ना की जाए, बल्कि ऐसा वातावरण स्थापित किया जाए बच्चों के सामने। तो वातावरण द्वारा ही नैतिक मूल्यों का विकास किया जाना चाहिए। तो वातावरण ऐसा स्थापित करें, कहते हैं कि गुरु करे सो मत कर, गुरु कहे सो कर। अब ये बात आप इसके गुणोक्ति को आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, जो भी जिसने भी कहा है। तो नैतिक मूल्यों की स्थापना है वो उपदेश देकर नहीं, जबकि वातावरण प्रदान कर की जाए। यानी कि शिक्षक को ऐसा आचरण बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है कि वह उस आचरण को अनुकरण द्वारा अपने जीवन में डाल सकें। विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव किया जाए। विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव किया जाए। यहाँ विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव का अर्थ क्या होता है वह समझ ले। विद्यार्थियों की धारणा में बदलाव, यहाँ अर्थ है इसका कि इनकी मनोदृष्टि को परिवर्तित किया जाए। वह क्या सोचते हैं उसमें आपको परिवर्तन लाना है। तो विद्यार्थी की
मनोदृष्टि में परिवर्तन यानी कि विद्यार्थी की धारणा में बदलाव लाना है, उसकी नकारात्मक धारणा को सकारात्मक धारणा में परिवर्तित करना है। अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ा जाए। अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधि से जोड़ा जाए, कि गतिविधि से जोड़ा जाए, ताकि वह अपने बच्चे का जो प्रोग्रेस है, अपना बच्चा है वह क्या प्रगति कर रहा है, वह भली भांति उससे अवगत हो सके। तो विद्यालय को अभिभावकों को विद्यालय की गतिविधियों से जोड़ा जाना आवश्यक है। कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम, कक्षा कक्ष में अधिक शांति का नियम, या इसकी जगह दूसरा शब्द इस्तेमाल करें तो बार बार शांति का नियम ठीक नहीं है। यहाँ बार बार शांति या अधिक शांति का मतलब है कठोर अनुशासन। एक कक्षा कक्ष में कठोर अनुशासन नहीं होना चाहिए। इसके संदर्भ में एक बात जोड़ी गई है कि ऐसा क्यों होना चाहिए। अगर बार बार कठोर अनुशासन है या बार बार शांति की बात करें तो बालकों में सृजनात्मकता का दमन हो जाता है। तो सृजनात्मकता की वृद्धि के लिए अनुशासन है वो बाधक है। तो सृजनात्मकता है वह बार बार शांति के नियम से या अनुशासन के नियम से कहीं न कहीं अवरुद्ध होती है। तभी कहा गया है कि कक्षा कक्ष में अधिक शांति या बार बार शांति का नियम है वह उपयोगी नहीं है। अगले बिंदु पर विचार करते हैं अपन खेल की बात। तो विद्यालयों में खेल होने चाहिए, लेकिन खेल क्या करते हैं, सामाजिकता का विकास करते हैं। तो खेल है वो किसके लिए खेले जाने चाहिए, सामाजिकता के विकास के लिए खेले जाने चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धा के लिए। अब प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता दोनों अलग है। इसे रिकॉर्ड बनाने के लिए या रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ना खेला जाए, जबकि बालकों में जो खेल है वो सामाजिकता का विकास करते हैं। इसलिए खेल है वो सामाजिकता की भावना से खेले जाने चाहिए। बच्चों में कभी भी सामूहिकरण की भावना खेलों से आती है, तो बच्चों में कभी प्रतिस्पर्धा का भाव उत्पन्न नहीं करना चाहिए। बच्चों में प्रतियोगिता की भावना का विकास करना चाहिए। तो ये प्रतियोगिता की भावना के लिए खेल खेले जाने चाहिए। अगले बिंदु की तरफ अपन बढ़ते हैं कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए। अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए। ये सख्त संदेश क्या है कि एक छोटा सा बालक के पड़ोस में 3 वर्ष का, वह 3 वर्ष का बालक विद्यालय जाने लगा, तो हम भी सोचते हैं कि अपना बालक है, अब 2.5 वर्ष का हो गया तो इसे भी अब स्कूल पहुंचा देना चाहिए, ये आगे बढ़ जाएगा और अपना बालक पीछे रह जाएगा। तो आपको बच्चों को कम उम्र में निपुण बनाने की धारणा नहीं रखनी है। तो यहाँ पे एक अर्थ जोड़ा गया था संदर्भ में कि अभिभावकों को सख्त संदेश दिया जाए कि बच्चों को या बच्चों में कम उम्र में निपुण बनाने की जो धारणा है, निपुण बनाने की जो धारणा है उसमें बदलाव किया जाना चाहिए। बच्चा अपनी गति से या स्वगति से सीखता है, तो बच्चे की जितनी मानसिक शक्ति और उसकी जो मानसिक योग्यताएं उसके अनुसार ही सीखेगा। तो बच्चों को उसकी स्वगति के आधार पर सीखते रहना चाहिए। अगला माध्यम जोड़ा था उन्होंने, अगला संदर्भ जोड़ा था अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। ये जरूर ध्यान रखें, अभिव्यक्ति में मातृभाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। अब यहां इस बिंदु का क्या इंपॉर्टेंस है समझे। प्राथमिक स्तर पर एनसीएफ 2005 में कहा गया कि प्राथमिक स्तर पर जो भी शिक्षण कार्य कराया जाए उसमें मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मातृभाषा में ही बच्चा अपने जो विचार है उसको सही तरीके से अभिव्यक्त कर पाता है। यहाँ पे उसे जबरदस्ती किसी दूसरी भाषा का ज्ञान देना उसके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तो अभिव्यक्ति के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। अगली बात या अगले बिंदु पर विचार करें अपन, तो पुस्तकालय में पुस्तकें चुनने का अधिकार बालकों को दिया जाए। पुस्तकालय में पुस्तकें चुनने का अधिकार किसको होना चाहिए, बालकों को होना चाहिए। तो पुस्तकें चुनने का अधिकार बालकों को दिया जाना चाहिए, बालक अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकें चुन सके। पुरस्कार की भावना, कहते हैं कि पुरस्कार है वह एक अभिप्रेरणा है,
लेकिन पुरस्कार की भावना है उसका प्रयोग सीमित होना चाहिए, या पुरस्कार का प्रयोग सीमित होना चाहिए, पुरस्कार की भावना का सीमित प्रयोग करना चाहिए। सीमित प्रयोग करना है, इसका अर्थ ये हो कि बार बार पुरस्कार देने से एक बालक में लालसा की प्रवृत्ति जगेगी, वह हर कार्य है वो पुरस्कार के लिए करेगा, इसलिए पुरस्कार का उपयोग है वो सीमित होना चाहिए। बालकों के अनुभव को प्राथमिकता देनी है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बालकों के उत्तर या फिर बालकों के अनुभव। इन बालकों के उत्तर और बालकों के अनुभव को प्राथमिकता देनी है। इसके लिए एक उदाहरण है कि एक बालक को पूछा जाए कि वर्षा कैसे होती है, तो उसने कहा कि भगवान ऊपर से पानी डालते हैं, वहाँ कोई तालाब होगा। अब आपने ये उत्तर सुना एक बच्चे से, तो आपको इसको तुरंत गलत साबित नहीं करना है। उसको पूछना है कि अगर ऊपर तालाब है, भगवान उसमें एक छेद कर देते होंगे तो पानी गिरता होगा, तो इसके साथ कीचड़ भी तो गिरना चाहिए, इसके साथ मछलियाँ भी तो गिरनी चाहिए। अब बालक है वो अपने उत्तर को यहाँ से थोड़ा सा परिवर्तित करने की कोशिश करेगा और वो कहेगा हो सकता है भगवान ने इस छेद में एक छलनी लगा दी हो तो मछलियाँ और कीचड़ है वह नहीं गिरते हो। ये उत्तर भी उसका है, उसको प्राथमिकता देनी है। फिर इसको आपको करेक्ट करना है कि पानी तो गिर गया, अब मछलियाँ ऊपर रह गई, तो ये मछलियाँ मर क्यों नहीं जाती। तो बालक फिर अपने उत्तर को फिर एक बार रीशफल करेगा। तो बालक के जितने भी अनुभव है या जितने भी उत्तर है उनको प्राथमिकता दें, उसको आप बीच में काटने की कोशिश ना करें। यही है कि बालक के उत्तरों का विरोध आपको नहीं करना है। अगली है शिक्षकों के लिए बात की थी। शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना, समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाए। यही प्रशिक्षण है वह शिक्षकों के ज्ञान में वृद्धि करते हैं। कहीं न कहीं एक ज्ञान में ठहराव आ जाता है, उस ज्ञान में ठहराव है उसको दूर करने के लिए शिक्षकों को समय समय पर प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। तो यहाँ तक तो इतना जो संदर्भ था, और इससे नवाचार करने की जो क्षमता है वह शिक्षकों में और विकसित होगी। अधिक से अधिक शिक्षण सूत्र की बात कर ली अपन ने, खेल की बात कर ली। अगला पॉइंट है परीक्षा। बालकों में परीक्षा का भय, ये परीक्षा का भय है वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। परीक्षा के भय को समाप्त करने के लिए यह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब आप सीसी पढ़े होंगे, तो ये सीसी है वह कहाँ से उत्पन्न हुआ, एनसीएफ 2005 से। परीक्षा के भय दूर करने के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की व्यवस्था की गई। यहाँ सतत का मतलब है ऐसा मूल्यांकन जो वर्ष भर चलता रहे, और व्यापक का अर्थ है बालक के सभी क्षेत्रों में, चाहे वह शैक्षणिक क्षेत्र हो या इसके साथ गैर शैक्षणिक, दोनों ही क्षेत्र है। ठीक है, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक दोनों ही क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो एक बालक का वर्ष भर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक मूल्यांकन होना चाहिए। तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE है वह किसकी देन है, तो CC है NCF 2005 की देन है। और ये सबसे बड़ा पॉइंट था, परीक्षा का जो भय है वह दूर किया जाना चाहिए। अब यहाँ बात करें कौन कौन से विषय है वह पढ़ाई जाने चाहिए, तो यहाँ पे विषयों की बात की थी। सबसे पहले है गणित शिक्षण। गणित शिक्षण पाठ्यक्रम में आपको कौन कौन से ऐसे बिंदु शामिल करने हैं हर विषय में कि बच्चे के लिए उपयोगी सिद्ध हो। तो गणित शिक्षण में सबसे बड़ा उद्देश्य रखा था गणित के उच्चतर उद्देश्यों को प्राप्त करना। उच्चतर उद्देश्यों को प्राप्त करना। गणित के उच्चतर उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए विभिन्न स्तरों पर, तो यहाँ से शुरुआत की थी प्राथमिक स्तर से। प्राथमिक स्तर पे जो बालक है उनको क्या गणित का उच्च ज्ञान देना है, नहीं देना है। प्राथमिक स्तर पर बालक को गणितज्ञ नहीं बनाना है। यहाँ पे उनमें खेल के माध्यम से गणित की विभिन्न जितने भी तर्क एवं चिंतन हैं उनको ही सिखाना है, गणितज्ञ नहीं बनाना है। आपको ऐसी क्रियाएं करानी है कि बालक उन क्रियाओं के प्रति तर्क कर सके
और चिंतन करना सीख सके। तो प्राथमिक स्तर पर गणित है वह तर्क एवं चिंतन शक्ति को बढ़ाने का काम कराने वाला होना चाहिए। जैसे कि आपको वहाँ पे संख्या ज्ञान कराना है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञान में वह कहीं न कहीं तर्क और चिंतन पर आधारित हो, ऐसा ही आपको करना है। तो गणित शिक्षण ऐसा होना चाहिए। इसके बाद और संख्या ज्ञान हो जाए। यहाँ प्राथमिक स्तर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर ही सर्वाधिक बात की गई थी एनसीएफ 2005 में। इस प्राथमिक स्तर में गणित की बात कर ली अपन ने। अब गणित के बाद आता है पर्यावरण। पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो पर्यावरण वैसे कक्षा 1-2 में तो होता ही नहीं है। पर्यावरण में क्या क्या बिंदु शामिल हैं या कौन कौन से विषय शामिल हैं, तो पर्यावरण में समाज का ज्ञान भी शामिल है और पर्यावरण में प्रकृति का ज्ञान भी शामिल है, यानी कि प्रकृति विज्ञान भी शामिल है। यह दोनों मिलकर ही पर्यावरण का निर्माण करते हैं। कक्षा 1 व 2 में पर्यावरण विषय नहीं होता, तो इसे किसके माध्यम से पढ़ाया जाना चाहिए? भाषा के साथ। इसे भाषा के साथ ही पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन पर्यावरण में पढ़ाना क्या है, तो पर्यावरण में क्या पढ़ाना है वह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आसपास के पर्यावरण की जानकारी देनी है। आप जिस क्षेत्र में रहते हैं उसकी जानकारी, यानी कि आसपास के पर्यावरण की जानकारी आपको पर्यावरण विषय में देनी है, जिसके कारण उस बालक की रचनात्मकता में विकास, इसके बारे में आपको जानकारी देनी है। ये पर्यावरण की होगी, विज्ञान की बात हो गई। अब यही अगर अपन बदल दें सामाजिक क्षेत्र के बिंदु की तरफ आ जाए, सामाजिक ज्ञान में, तो सामाजिक ज्ञान में आपको क्या क्या बिंदु है वह पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने हैं। तो सामाजिक ज्ञान में एक तो इतिहास विषय आता है, इतिहास के साथ राजनीति आती है और राजनीति के साथ एक भूगोल आता है। इतिहास, राजनीति और भूगोल, इन विषयों में आपको क्या क्या पढ़ाना है। तो इतिहास की बात करें तो आपको संस्कृति एवं समाज, आर्ट एंड कल्चर आपने सुना होगा। बालक को स्थानीय संस्कृति और स्थानीय समाज का ज्ञान कराना है, बालक को स्थानीय कला का ज्ञान कराना है प्राथमिक स्तर पे। राजनीति की बात करें तो राजनीति है वह बालक को समाज के साथ जोड़ने के लिए पढ़ाई जाती है। समाज के साथ संबंध बनाने के लिए राजनीति विज्ञान है या सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित की जाती है। इसके लिए आपको बेसिक स्तर पे पढ़ाना है। पंचायतें क्या होती है, इन पंचायतों का चुनाव किस प्रकार से होता है, तो राजनीति विज्ञान। भूगोल की व्याख्या करें अपन तो भूगोल है वह जीवन शैली से परिचय कराना। ये प्रश्न पूछा गया है कि एक बालक को उसकी जीवन शैली से परिचित कराने के लिए कौन सा विषय है वो सम्मिलित किया जाना चाहिए, तो भूगोल है। बालक को जीवन शैली से परिचित कराने के लिए भूगोल, इसमें आपको जल के बारे में जानकारी देनी है, जल के साथ वायु के बारे में जानकारी देनी है, पृथ्वी की संरचना के बारे में जानकारी देनी है, यानी कि महत्वपूर्ण घटक हैं, स्थलाकृतियों के बारे में जानकारी देनी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और पूछा गया था सी टेट में, वह सबसे इम्पोर्टेंट है कि भूगोल के बारे में स्थलाकृतियाँ किस पर निर्भर करती है या वातावरण किस पर निर्भर करता है, वहाँ उपस्थित जल चक्र, तो जल चक्र का जो प्रभाव है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो जल चक्र का प्रभाव, नदियाँ, तालाब, झीलें जितनी भी हैं उनकी व्याख्या आपको करनी है। तो एनसीएफ 2005 में आपका जो पहला भाग था वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें अब कला शिक्षा क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, नैतिक शिक्षा क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, समाज उपयोगी विषय क्यों शामिल किया गया, इसके प्रश्न है वो आपको अपने कल्पना शक्ति एवं दिमाग का उपयोग करके देने हैं। वैसे एनसीएफ 2005 है वो बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है। 3 से 4 प्रश्न कभी कभी देखे गए हैं रीट में, 3 से 4 प्रश्न एनसीएफ 2005 के आते हैं। अब इसका पीडीएफ है वह हम पूरे नोट्स का ये जो वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। इसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर देखें। धन्यवाद।